Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 20th November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर अप करें. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल हियर यू विल सी. कल हमारा वर्ल्ड कप फाइनल था और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप फाइनल में जीती है. दिस वाज देयर 6th वर्ल्ड कप विक्ट्री. ओके सो ऑशीज ओवर पावर इंडिया विन देयर 6th वर्ल्ड कप. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. देखिए ऐसा तो अभी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रिवोल्ट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ करेक्ट. हमें किसके रेफरेंस में बात करनी है? रिवोल्ट सत्याग्रह के रेफरेंस में बात करनी है. ओके और इसके रेफरेंस में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. ओके नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? The Revolt Act was based on the recommendations of Sedition Committee. क्या रिवोल्ट जो एक्ट था वो किसकी रिकमेंडेशन पर बेस्ड था? सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड था. सेकंड है, इन रिवोल्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. यहाँ पर जब रिवोल्ट सत्याग्रह हुआ था, देखिए रिवोल्ट एक्ट आया था, इसके अगेंस्ट में क्या होता है? रिवोल्ट सत्याग्रह होता है. मतलब कि आपका स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा, जिसमें गांधी जी ने ट्राई किया था कि जो होम रूल लीग है उसको वो क्या करें? यूटिलाइज करें. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद सत्याग्रह. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो साइमन कमीशन है ओके और रिवोल्ट सत्याग्रह ये दोनों आपस में कोइंसाइड होते हैं. मतलब कि एक ही टाइम पर एक ही साथ क्या होते हैं? इनका कोलिजन यहाँ पर होता है. तो क्या इसमें ये करेक्ट है? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि रिवोल्ट सत्याग्रह कब हुआ था और यहाँ पर साइमन कमीशन कब आया था. अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं. ओके सो वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है. वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें. आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल whether they are correct or incorrect. Now first statement is saying there is no mention of no confidence motion in the constitution of India. क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्फिडेंस मोशन जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये मेंशन है? ओके तो इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो मेंशन, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोविज़न है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. ये कहा जा रहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ कहाँ होता है? आपका लोकसभा में हो सकता है. जैसे कि बहुत सारे एक तरीके से ये बिल की तरह ही होता है. तो इसमें ये कहा जाता है कि क्या राज्यसभा में हो सकता है? कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसको हम इनिशिएट कर सकते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ, ईदर ऑफ द हाउस. बट इसमें ये कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट की द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली. ओके इसमें से आपकी क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं या सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फिर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कितने ऑप्शन आपके करेक्ट हैं. सो अभी आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं. वीडियो के एंड में विथ एक्सप्लेनेशन आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं. और आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसकी बात करते हैं किसकी? पार्टीशन मिसचीफ. ओके अब इस आर्टिकल में क्या है? गवर्नर के बारे में कि गवर्नर ने अभी क्या किया है? रिजेक्ट किया है जो बिल्स उसके बारे में पूरा दिया गया. आप इस आर्टिकल को यहाँ पर देखेंगे एंड नेक्स्ट पेज में जो हमारा टेक्स्ट एंड कंटेस्ट है, ओके टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी आपका एक आर्टिकल है द रोल ऑफ द गवर्नर इन द लेजिस्लेचर. अब गवर्नर की हम बात करते हैं. गवर्नर का ये जो ऑफिस है यहाँ पर कैसे आता है? आप सभी को गवर्नर के ऑफिस के बारे में यहाँ पर पता होगा. जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे गवर्नर थे, फिर ये कहा गया कि इस ऑफिस को हम क्या करते
करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, हमें इस ऑफिस को नहीं हटाना चाहिए। गवर्नर क्या करेगा, एक स्टेट और सेंटर के बीच में एक लिंक बनाकर रखेगा। क्या करेगा, ये जो गवर्नर का ऑफिस है सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर एक लिंक बनाकर रखेगा। ओके, नाउ यहाँ पर फिर फर्दर क्या होता है, 1960 तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। क्यों चलती हैं, क्योंकि प्रोविंस में मतलब आपके जो गवर्नर होते हैं वो हर एक स्टेट में होते हैं, है ना। जैसे कि प्रेसिडेंट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, बट उसके साथ साथ यूनिटरी आपका नेचर भी है। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं आपके सेंटर में, और उसके बाद आपके जो प्राइम मिनिस्टर और अदर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसी तरीके से ये जो सेम यहाँ पर आपका जो मेथड चलता है वो कहाँ चलता है, स्टेट में चलता है। ये पूरा सिस्टम स्टेट में भी चलता है। वहाँ गवर्नर होते हैं, गवर्नर के बाद वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, गवर्नर की। तो गवर्नर में 1960 तक तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी चलती हैं। क्यों, क्योंकि स्टेट में और सेंटर में सेम पार्टी गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में XYZ पार्टी है तो आपकी सेंटर में भी XYZ पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है, रूल कर रही है। बट 1960s के बाद क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। आपकी डिफरेंट मल्टीपल पार्टी सिस्टम मतलब कि इमर्ज होकर आती हैं, मल्टीपल पार्टीज इमर्ज होकर आती हैं। स्टेट में कोई दूसरी पार्टी होती है, सेंटर में यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी होती है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज होने लगता है। क्या होता है, आपका कन्फ्लिक्ट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बढ़ने लगा। अब बात करते हैं किसकी, गवर्नर के पावर की। तो यहाँ पर जो पहली बात तो जो गवर्नर का टॉपिक है इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है, पहले तो हमें बात करनी है गवर्नर के क्वालिफिकेशन की, कि गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप किसी भी पर्सन को गवर्नर बनना हो तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी, उनका टेन्योर कितना है, टेन्योर, ठीक है, टेन्योर की तो हम बात कर लेते हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कैसे होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है, अपॉइंटमेंट होता है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा, कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद उनका क्या होता है, रिमूवल की बात आ जाती है, रिमूवल। और दूसरा आपका आता है क्या, ट्रांसफ़र। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि अगर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, मतलब अलग पार्टी गवर्नमेंट, डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट है, और स्टेट में आपकी डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट है। सो ये क्या होता है, कई बार जो अलग अलग पार्टी के गवर्नर यहाँ पर जो गवर्नर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है उनकी ऑफिस से, क्योंकि इनका ना तो कोई फिक्स्ड टेन्योर है, आई मीन टेन्योर तो फिक्स है, बट कैसे उनका अपॉइंट करना है, कैसे रिमूव करना है, इसका कोई ऐसा मेन प्रोविज़न यहाँ पर नहीं दिया है। और ना ही कोई क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन, और एक आपकी उसकी एज की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, पावर्स की, कि गवर्नर के पास पावर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर्स की बात करते हैं। एक पावर आपकी आती है कि बिल को एसेट देना, है ना, बिल को क्या करना, मंजूरी देना। तो यहीं से ये पूरा जो इशू आपका इमर्ज होकर आया है बिटवीन दिस गवर्नर का। ठीक है, तो किसकी बात आती है, बिल को यहाँ पर मंजूरी देना। अब आपका आता है क्या, आर्टिकल 200। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आर्टिकल 200। बट उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गवर्नर का क्या मतलब कि क्या गवर्नर यहाँ पर बिल को रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कुछ रिकमेंडेशंस की हम बात कर लेते हैं। 1987 में आपका सरकारिया कमीशन आता है, हैज़ सबमिटेड दैट इट इज़ ओनली द रिजर्वेशन ऑफ द बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट टू अंडर रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसे कि आपका आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 को आप रीड करेंगे, इसके अंदर गवर्नर को गवर्नर के पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी बिल है, जैसे कि हम स्टेट में बात करें या फिर सेंटर में बात करें, कोई भी बिल अगर आपका असेंबली में पास होता है, पार्लियामेंट में पास हो जाता है, उसके बाद वो जाता है किसके एसेट के लिए, यहाँ पर स्टेट में गवर्नर के पास और सेंटर में प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब तक वहाँ पर उनका फाइनल सिग्नेचर नहीं हो जाता है, मंजूरी नहीं मिल जाती है, वो बिल एक्ट नहीं बनता है और वो बिल एक तरीके से आप कह सकते हैं लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोविज़न यहीं पर हो रहा है कि आपकी वेरियस जो गवर्नमेंट है, जैसे कि केरल की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इवन दिल्ली में जो LG और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट कहाँ से अराइज होता है, आर्टिकल 200 के गवर्नर को हमने क्या किया, बिल सेंड किया। ठीक है, गवर्नर को हमने हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल को पास किया और फिर उसको गवर्नर के पास सेंड किया। लेकिन गवर्नर ने क्या किया, ना तो उसमें अपनी मंजूरी दी, ना तो उसे होल्ड किया, ना ही उसे यहाँ पर बिल को रिटर्न किया, ना ही प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेजा। तो ये सारे यहाँ पर क्या हैं, आपके इशू हैं। हम आर्टिकल 200 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या, कि वो क्या करें, पहले अपना एसेंट दे दें, कोई भी बिल है उसमें वो मंजूरी दे दें, अपने एसेंट को क्या करें, विद होल्ड कर लें,
क्या करें, विदहोल्ड कर लें। सेकंड इसमें आता है कि वो बिल को यहाँ पर फिर से रिटर्न कर दें, कि यहाँ पर रिटर्न करने के साथ साथ उनको एक नोटिस भी देना होता है, रीजंस बताने होते हैं कि उन्होंने बिल को क्यों रिटर्न किया। अगर फॉर एग्जांपल उन्हें कोई प्रोविज़न समझ ना आया हो और उन्हें ठीक ना लग रहा हो, तो वो अपने ओपिनियन के साथ विद रीज़न वो क्या करते हैं, बिल को रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपका और प्लस हो जाता है, बिल को रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर जो आपकी असेंबली है उन्होंने फिर से क्या किया, बिल को पास कर दिया और गवर्नर के पास यहाँ पर भेजा, तो गवर्नर को ये क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उस बिल को वो क्या करें, यहाँ पर एसेंट दे, अपनी मंजूरी दे। लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि यहाँ पर कि क्या करें, जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के पास बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है सरकारी या कमीशन वाला, हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे, इसमें यही कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए बिल कब जाता है, कौन से टॉपिक्स पर जाता है, तो सबमिटेड दैट इट इज़ ओनली द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ बिल्स होता है, तो वो भी और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसमें हमें उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चेक करना हो, तब यहाँ पर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेजा जाता है। सो दैट कैन बी इम्प्लाइड एज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नर की क्या है, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर आर्टिकल 200 में ये कहा गया कि गवर्नर कैसा का रोल है, जो वो कैसा है कि वो मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर काम कर देंगे। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पर ये कहा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी बिल भेजा, किसके पास, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कितना टाइम पीरियड है कि वो उस बिल को रिटर्न करें, तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर 6 मंथ्स का क्या है, टाइम पीरियड दिया गया है कि आप इस बिल की स्क्रूटनी करिए, मतलब उसमें जो भी आपको कंसिडर करना है वो सारी चीज़ें करिए और फिर उसे यहाँ पर भेज दीजिए। इन द इवेंट प्रेसिडेंट विद होल्डिंग एसेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट वेर एवर पॉसिबल। और अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से मतलब कि बिल को अपना एसेंट नहीं देते, तो यहाँ पर क्या रीजंस हैं, उसको क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2010 में आपका पुंजी कमीशन आता है, पुंजी कमीशन। उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड टू देयर एसेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल देट। तो यहाँ पर पुंजी कमीशन आती है 2010 में, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि गवर्नर के पास अगर कोई भी बिल यहाँ पर भेजा गया है, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ पीरियड उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस मतलब कि एसेंट यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोविज़न है अभी तक इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कब तक मंजूरी देनी है, आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है कि 6 महीने में उनको अपना एसेट देना है कि नहीं देना है, कब कैसा क्या करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या बनता जा रहा है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है और ये गवर्नर का इशू हमारे सामने बार बार इमर्ज होकर आ रहा है। अब इस आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया कि गवर्नर का क्या क्या रोल है, और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें भी यही कहा गया कि तमिलनाडु में के जो गवर्नर थे उन्होंने बिल को मंजूरी देने से यहाँ पर मना कर दिया और बिल को रिटर्न किया। देखिए बिल उनके पास कम से कम 10 से लेकर 18 बिल उनके पास थे, किसके पास, गवर्नर के पास, और उन्होंने अब नवंबर में जाके क्या किया है, बिल्स को रिटर्न किया है और ये कहा है कि मैं उसमें अपनी मंजूरी नहीं देता हूँ, एक तरीके से रिटर्न कर दिया है। और साथ में कोई रीजंस भी यहाँ पर नहीं बताए हैं कि उन्होंने क्यों यहाँ पर मतलब कि ये जो बिल थे उनको अपहोल्ड करके रखा था। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। देयर इज नथिंग इन द बिल्स फॉर द गवर्नर टू डिसअप्रूव ऑफ सेव अ वेस्टेड इंटरेस्ट टू रिटेन द पावर ऑफ कन्फर्ड ऑन हिम इन हिज कैपेसिटी एज अ चांसलर। द रिजेक्शन ऑफ द बिल अपीयर्स टू बी अ Care's response after the Supreme Court made well justified remark on the governor delaying assent to bill pending with them। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था, एक अपना रिमार्क दिया था कि गवर्नर्स को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, बिल को यहाँ पर एसेंट देना चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए। बट फिर भी उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो गवर्नर्स थे वो इतना यहाँ पर डिले करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से वही आर्टिकल 200 के बारे में डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल 200 आपके लिए और गवर्नर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इस आर्टिकल में इतना ही। आई होप आपको इतना भी क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन द इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन। अब इंडिया में यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इंडिया
इंडिया में जो हम रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं तो हर साल 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो रोड एक्सीडेंट्स में होती है। मतलब कि अगर हम पर आवर का देखते हैं तो पर आवर 34 पीपल की यहाँ पर क्या होती है, लोगों की क्या होती है, जान जाती है इन अ रोड एक्सीडेंट। तो इसमें हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, हमें एक राइट लाइन की तरफ, हमारा जो रोड सेफ्टी है उसकी तरफ अब क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 19 नवंबर को जितने भी आपके रोड ट्रैफिक विक्टिम्स हैं उनको रिमेम्बरेंस के रूप में हमने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था, कॉमरेड किया था। उसके बाद ये कहा जाता है कि हमें वी नीड immediate, coordinate and evidence-based intervention to boost road safety and drastically reduce the daily human tragedy behind the alarming statistics। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द और कोऑर्डिनेट्स के साथ, एविडेंस के साथ यहाँ पर क्या करना होगा, इंटरवीन करना होगा। किसके लिए, रोड की सेफ्टी के लिए। और जो भी यहाँ पर डेली ह्यूमन लाइफ क्या हो रहा है, ड्रेस्टिकली आपका डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस रोड एक्सीडेंट। तो इसमें यहाँ पर ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग स्टेटिक्स है, तो आप खुद ही सोचिए कि एक दिन नहीं 1 आवर में यहाँ पर कितने लोगों की जान जा रही, 34। तो ये बहुत बड़ा नंबर आपका सामने निकल कर आता है। सो इसी के रिस्पांस में ये कहा जा रहा है कि हमें एक कलेक्टिव माइंडसेट की ज़रूरत है। यहाँ पर नेशन, स्टेट्स और जितने भी लोकल लेवल्स के हैं सबको एक साथ आना होगा और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी होगी कहाँ पर, रोड में, उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए। सो आफ्टर ऑल एवरी वन ऑफ अस इज रोड यूज़र इन सम वे। हम सभी यहाँ पर रोड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चाहे आप कार यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप पेडेस्ट्रियंस हैं। इवन जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर रोड में ही आपका यूज़ करते हैं। तो रोड क्या है, हम सभी यूज़ करते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वेज। तो उसकी यहाँ पर सेफ्टी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एरियाज़ पर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि जो सीट बेल्ट है इस पर फोकस करना चाहिए कि ड्राइवर्स, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर आपका ड्राइवर सीट हो, जितने भी यहाँ पर है सभी सीट बेल्ट का यहाँ पर यूज़ करें। इससे क्या हो सकता है, 45 to 50% जो डेथ रेट है आपका वो कम हो सकता है। ये यहाँ पर एक रिसर्च के द्वारा यहाँ पर पता चला। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल्स में है यहाँ पर जितने भी आपके एंड देयर पिलियन पैसेंजर्स, तो करेक्ट हेलमेट का हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इससे 42% जो फैटल इंजरीज़ होती हैं, जो आपकी जो हीनियस, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी इंजरीज़ होती हैं ड्यू टू मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट्स होने के कारण, उससे यहाँ पर 42% क्या हो सकता है, आपका रिडक्शन हो सकता है। इंडीड वल्नरेबल जो रोड यूजर्स हैं हु इंक्लूड पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट एंड राइडर्स ऑफ 2 व्हीलर्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ रोड डेथ इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो 3/4 है रोड डेथ, यहाँ पर क्या होता है, आपका मेजर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ स्पीडिंग मस्ट बी रिड्यूस एंड देयर कैन बी नो टॉलरेंस फॉर ड्राइविंग। यहाँ पर कोई भी स्पीड को रिड्यूस करना चाहिए। और जो हम शराब पीकर या फिर ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, इन सारी चीज़ों पर क्या होना चाहिए, कोई भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा गोल है, इवन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 में जिसमें हमने क्रिएट किया था, उसका जो टारगेट 3.6 है, उसमें यहाँ पर जो ग्लोबल डेथ एंड इंजरीज फ्रॉम रोड क्रेसेस, इसमें भी क्रैशेस जो भी हुए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सेफ के द्वारा, अफोर्डेबल एंड मोर एक्सेसिबल टू ऑल, इसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है। अब इंडिया में यहाँ पर क्या है कि इंडिया में ऑलरेडी हम एक राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम जितने भी रोड क्रैशेस हुए हैं और उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जितने भी इम्पैक्टफुल मेजर्स हैं, जिससे हम एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर जितने भी क्रैशेस हो रहे हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे एक यूएन हेलमेट की बात की जा रही है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है, हेलमेट का यूज़ कई बार लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि वो करते भी हैं तो वो बैड क्वालिटी वाला क्या करते हैं, हेलमेट यूज़ करते हैं। अब बैड क्वालिटी वाले हेलमेट का यूज़ करने से क्या होता है, आपका इंजरीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि हमें लोगों को चीज़ें तो ठीक है वो यूज़ करें, एक्सेसिबल होने के साथ साथ वो अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव यहाँ पर होनी चाहिए। सो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, लोगों को एक स्टैंडर्ड हेलमेट और लो कॉस्ट हेलमेट प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो क्या कर सकें, यहाँ पर अपने सेफ्टी मेजर्स को और ज़्यादा आगे लेकर जा सकें। तो पुलिस इन द मेजर सिटीज सच एस कैपिटल न्यू दिल्ली are adopting modern technologies such as intelligence traffic management system for effective regulate traffic flow in a much
बेटर वे। तो यहाँ पर जैसे कि दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको अच्छे से रेगुलेट और इफेक्टिव वे में क्या कर सकें, उसे रेगुलेट कर सकें। ओके, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए सर्च कर रही हैं कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू सक्सीड इफ वी डू नॉट हैव अ होल ऑफ सोसाइटी एफर्ट्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, जब तक पूरी हम जैसे कि कुछ ही लोग यहाँ पर मिलकर काम नहीं कर सकते, इसमें पूरी सोसाइटी को एक साथ आना होगा। क्योंकि जो भी आपका रोड एक्सीडेंट होता है उसमें सिर्फ बस नहीं चलती या फिर जिसके पास कार है वो नहीं चलते, आप भी रोड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तो यहाँ पर सबकी सेफ्टी का बात है। तो हमें यहाँ पर अगर सक्सीड होना है तो उसमें जो पूरी सोसाइटी है उनको क्या करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो रोड सेफ्टी है उसके मतलब कि उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। सो व्हाट स्टेट यू लिव इन एंड व्हाट एक्सेस यू हैव टू हाई क्वालिटी इमरजेंसी केयर सर्विसेज एंड प्रॉपर आफ्टर केयर। वी ऑल्सो नीड टू look increasingly at international best practices and success and then adapt them to India's specific need and circumstances. Road safety is a complex and multi-dimensional challenge. तो रोड सेफ्टी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। इसमें सिर्फ जैसे कि हम रोड की बात करते हैं, रोड में सिर्फ बस नहीं चलती हैं, हमने जैसे बात करी, यहाँ पर आपकी 2 व्हीलर्स भी हैं, आपके 4 व्हीलर्स भी हैं, यहाँ पर ट्रक भी चलते हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस भी होते हैं, पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं। तो आपके यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस हैं और उन डायमेंशंस को हमें अलग अलग तरीके से क्या करना है, चैलेंज करना है। ओके, सो डिकेड्स ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 to 30, द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, एंडिंग द silent pandemic of road injuries will not only save lives but also strengthen the economy and improve the quality of life for everyone. तो इसमें ये कहा जा रहा है एक तरीके से जो रोड इंजरीज हैं, है ना, रोड इंजरीज हैं वो आपका साइलेंट पेंडेमिक की तरह है। तो ये अगर हम इसको रोकते हैं, तो अगर इस साइलेंट पेंडेमिक को हम रोकते हैं तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन नहीं होगी, उसके साथ साथ जो आपकी इकोनॉमी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या होगी, सभी के लिए इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर हम रोड की बात करते हैं तो जो ये आपका इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से कनेक्ट हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रैवल सिस्टम है, आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर, मुझे दिल्ली से जाना हो, कहाँ, दिल्ली से मुझे भोपाल जाना हो, है ना, भोपाल और एमपी जाना हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोड हाईवेज आपके होंगे, तो हम ये क्या करता है, एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि तो ये जो चीज़ें कनेक्ट कर रही, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रोड्स होनी चाहिए और सेफ्टी जो मैनेजमेंट है, फ्रेमवर्क है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होने चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़, ये आपका यहाँ पर एक केस स्टडी की तरह सामने आ सकता है कि हम किस तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसको हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन हर एक ह्यूमन बींग का राइट है, ठीक है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। और एजुकेशन क्या होनी चाहिए, राइट है हमारा, तो ये सभी के लिए, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हो उसके लिए यहाँ पर ट्रूली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए। हमें 2 बातों पर ध्यान रखना है, एक्सेसिबल होने के साथ साथ वो कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल को आप केस स्टडी की तरह लेंगे। यहाँ पे उड़ीसा का एक केस बताया गया है, ठीक है, कि उड़ीसा में किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं ज़्यादातर जो आपके स्कूल में एडमिशन्स लिए जाते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लिए जाते हैं। हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और लोग उसको नहीं एक्सेस करना चाहते हैं। क्यों नहीं एक्सेस करना चाहते, आप सभी को रीज़न पता है कि उन्हें पता है कि जो मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है जैसे कि हाउएवर द उड़ीसा गवर्नमेंट का यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म आया है उनके एजुकेशन सिस्टम में, उड़ीसा आदर्श विद्यालय। यहाँ पे वो क्या लेकर आए हैं, उड़ीसा, जैसे कि आप लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा। केंद्रीय विद्यालय में लोगों को, बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम यहाँ पे ये उड़ीसा का केस पढ़ते हैं। तो उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा आदर्श विद्यालय है एंड द मो स्कूल अभियान यहाँ पर चलाया गया है। 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर गवर्नमेंट की मेकिंग में है। 5T क्या यहाँ पर है, 5T का जो कॉन्सेप्ट है आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5T मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके 5Ts यहाँ पर आते हैं कि हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी लाने है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, टीम वर्क करना है, टाइमलेस
टाइमलेस के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें क्या करना, लीड करना है। यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022 एंड 23 में आपका जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय है उसकी जो रैंकिंग आई वो कितनी आई, यहाँ पे 5th बेस्ट स्कूल में आई है। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रन की जाती है उसमें 5th क्या है आपकी, बेस्ट स्कूल है। ओके, नाउ यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल 315 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। मतलब ये जो आपका इंग्लिश मीडियम और ये जो रूरल अर्बन के बीच का गैप है, पहला पॉइंट क्या इसमें, जो ये क्या कर रहा है आपका जो उड़ीसा जो आपका बात है किसके, उड़ीसा आदर्श विद्यालय OAV, ये क्या कर रहा है, रूरल अर्बन के बीच में जो गैप है उसको फिल कर रहा है। दूसरे यहाँ पर 315 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और कोएड स्कूल हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रूरल्स हैं कुछ सेमी अर्बन्स हैं। यहाँ पर सभी का रिप्रेजेंटेशन है, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब आपकी हो गई, और फीमेल स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया है फीमेल स्टूडेंट्स को और जो ये आपकी SC और ST को है, इससे क्या हो रहा है, जो फीमेल्स का यहाँ पर एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू मेल। यहाँ पर जो मेल है उनके कंपेरिजन में फीमेल का यहाँ पर जो आपका इनरोलमेंट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, फीमेल का इनरोलमेंट कितना है 43,410 और मेल्स का यहाँ पे 30,949। यहाँ पे 31 वल्नरेबल चिल्ड्रंस भी हैं। वल्नरेबल चिल्ड्रन जैसे कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम थे, ट्रैफिकिंग के यहाँ पे विक्टिम थे, चाइल्ड लेबर आपका, चाइल्ड मैरिज, तो उनसे वहाँ पर रेस्क्यू किया गया और उन्हें OAV एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया गया और उन्हें एडमिशन यहाँ पर दिलाया गया। तो इससे हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को जो नेशनल, और हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग फैसिलिटीज़ भी OAV के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो नेशनल लेवल जो टेस्ट होते हैं जैसे कि आपका नीट का एग्जाम है उसे भी यहाँ पर क्रैक करते हैं, है ना, उसे भी यहाँ पर क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है इसको भी मेंटेन करके रखा है 1:25 में, जिससे हम और टेक्नोलॉजिकल जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उसको भी यहाँ पर इन्हेंस की गई, जिससे कि हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकें हमारे सिस्टम में। यहाँ पे पूरा एलुमनी कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर मोर स्कूल अभियान है जिसमें कि एक इनिशिएटिव है कि स्ट्राइव मोटिव्स टू मोबिलाइज द एलुमनी कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिवैम्पिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स इन उड़ीसा। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उड़ीसा को उसको रिवैम्प करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, कनेक्ट आपके जो ऑन 5 पिलर्स यहाँ पर हैं, कौन कौन से, कनेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, क्रिएट करना है और सेलिब्रेट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें और जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है इसको इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकें। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो हमें क्या चाहिए, हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारे 5T का क्या कॉन्सेप्ट है आपका, अभी हमने डिस्कस किया, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलेस लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम अगर हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लेकर आते हैं, हम क्लासरूम, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास को हमें प्रमोट करना चाहिए, लाइब्रेरीज को हमें प्रमोट करना चाहिए, मॉडर्न साइंस लाइब्रेरी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्या होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। ये जो पूरा यहाँ पर कॉस्ट बताया जा रहा है कि as of today a total 6,872 high schools have been transformed at the cost of 3,411 करोड़ रुपीस में। तो मतलब हमने यहाँ पर अब तक 6,000 से ज़्यादा, मतलब ये नंबर 7,000 तक पहुँचने वाला है, इन सारे स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म किया है गवर्नमेंट स्कूल्स को। और उसमें यहाँ पर जो हमारा बजट आया है वो कितना आया है, 3,411 करोड़। तो देखिए इसमें जितना हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं इसका हमें उसका ही आगे चल के क्या मिलेगा, बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि हमने क्या स्कूल हॉकी क्लब्स को भी कैंपेन लॉन्च किया है, फुटबॉल फॉर ऑल, और जितने भी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हम पूरा डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में यहाँ पर चाहते हैं। सो यही कहा जाता है जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये एक नवीन प्राणिक, ये उनका एक इनिशिएटिव है, इंटरवेंशन है। इसी तरीके से हम जो अदर स्टेट्स है वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेकर ऐसी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, जो क्वालिटी और एक्सेलेंस है एजुकेशन सिस्टम में, स्ट्रॉन्ग लेगेसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आज का देखिए, यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं, 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स इन मालदीव पैक्ट रिव्यूड। तो यहाँ पर अब देखिए जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना ऑफिस को कमांड यहाँ पर ले ली है। अब वो जितने यहाँ पर 77 मिलिट्री पर्सनल्स हैं, इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स, कहाँ, मालदीव्स में, क्योंकि ये जो मिस्टर मसूदी साहब हैं उन्होंने
मोज़ेज़ू, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में क्या किया था प्रॉमिस कि जितने भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको वो एक्सपेल करेंगे, और 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो उनको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। तो उन्होंने ये जो प्रॉमिस किया था उसको स्टार्ट कर दिया है, उस पर वर्क करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मालदीव की लोकेशन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ये श्रीलंका, ये इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा, ये लक्षद्वीप है, और इस मैप में देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये हमारा मालदीव। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर यहाँ पर कुछ भी एंटी इंडिया होता है, मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगेंस्ट द इंडिया है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है, थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न बन सकता है। अब फर्दर हम देखते हैं कि इंडिया कैसे मालदीव से यहाँ पर टैकल करता है, डील करता है। तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू रिवोल्ट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। रिवोल्ट एक्ट जो था वो सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस था, पहला ये। और रिवोल्ट जो सत्याग्रह हुआ था उसमें होम रूल लीग ने क्या किया था, गांधी जी ने इस चीज़ को यहाँ पर यूटिलाइज किया था। यहाँ पर साइमन कमीशन और रिवोल्ट सत्याग्रह यहाँ पर कोइंसाइड नहीं करते, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात करते हैं किसकी, साइमन कमीशन की। ओके, तो साइमन कमीशन आपका जो है वो 1927 में आता है आफ्टर, और रिवोल्ट सत्याग्रह कब होता है, 1919 में। तो ये आपस में देखिए 10 साल का यहाँ पे पूरा डिफरेंस है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है और फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर कोई भी बात डिस्कस नहीं की गई है। ओके, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, ना कि राज्यसभा में। तो इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।